Hello friends, this is Karan and I welcome you all to GK गुरुकुल। लूसेंट की जो पॉलिटी की सीरीज़ है इसमें आप सबका स्वागत है। आज हम जो लूसेंट का सबसे लास्ट एक टॉपिक बच गया था इम्पॉर्टेंट टर्म्स वाला, उसको हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो ये जो टर्म्स है ना, ये पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं, मतलब सारी जब चैप्टर्स में कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट जब हम कर रहे थे इम्पॉर्टेंट टर्म्स तब डिस्कस हो गई हैं। लेकिन फिर भी जो भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे एड्रेस ऑफ प्रेसिडेंट हो गया, एडजॉर्नमेंट मोशन, ऐसे बहुत सारी, बजट हो गया आगे, इसको हम क्विकली एक बार से देख लेते हैं, क्योंकि डायरेक्टली ना कुछ बार ऐसे भी क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है एड्रेस ऑफ प्रेसिडेंट। देखो, प्रेसिडेंट जो है ना, जब लोकसभा का फर्स्ट जनरल इलेक्शन के बाद फर्स्ट टाइम मीटिंग होती है लोकसभा की और राज्यसभा की, जैसे इलेक्शन हुए, मान लो अभी नरेंद्र मोदी जी जीते हैं जो लास्ट टर्म थे, वो जब उसके बाद में जब वो पहली बार मिलेंगे वो वाला सेशन, और उसके बाद में हर एक बार जब हर साल जब प्रेसिडेंट पार्लियामेंट बैठता है, मिलता है, अपना सेशन स्टार्ट करता है, हर एक साल का सबसे पहला जो सेशन होता है वो सेशन प्रेसिडेंट के द्वारा एड्रेस किया जाता है। मतलब प्रेसिडेंट एक स्पीच डिलीवर करता है, प्रेसिडेंट के द्वारा एक स्पीच प्रिपेयर की जाती है, जिसमें वो बताता है कि भाई जब जब भी आपको सेशन समन करना होगा, जब जब भी आपको मिलना होगा, तो हमें एक बार बताना होगा, मुझे एड्रेस भेजना होगा आपको कि हम मिल रहे हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये सारी उसमें मेंशन की जाती हैं। तो ये इन टोटल 6 बार मिलते हैं। एक बार तो 6 बार जो प्रेसिडेंट है वो एड्रेस करता है पार्लियामेंट को। एक बार पहली बार जब होता है, एक बार जब सेशन होता है, हर एक साल का फर्स्ट सेशन जो होता है उसमें एड्रेस किया जाता है। और जब ये एड्रेस कर देता है, उसके बाद में जो पार्लियामेंट है वो एक मोशन ऑफ थैंक्स है जो होता है, मतलब एक तरह से फॉर्मल जो मोशन ऑफ थैंक्स का उनके मतलब कि प्रस्ताव रखते हैं और प्रेसिडेंट का धन्यवाद करते हैं। ये इन टोटल 6 बार होता है जो एड्रेस ऑफ प्रेसिडेंट है। अब देखो, 1951 का जो फर्स्ट अमेंडमेंट हमारा हुआ था, इस अमेंडमेंट से पहले ना ऐसे होता था कि जितनी बार भी पार्लियामेंट मिलेगी, जितनी बार भी लोकसभा या राज्यसभा में बैठेगी, भले उसका फर्स्ट सेशन हो, भले वो उसका उसके बाद में मॉनसून सेशन हो या फिर विंटर सेशन हो, तीनों ही सेशन में सेशन आरंभ होने से पहले प्रेसिडेंट एड्रेस करेगा सेशन को। लेकिन 1951 में अमेंडमेंट के द्वारा, जो पहली अमेंडमेंट थी, उसमें ये इसको रिपील कर दिया गया और ये रखा गया कि जो पूरे साल का 3 सेशन होते हैं ना एक साल में, समर सेशन, फिर उसके बाद में उसको हम मॉनसून सेशन बोलते हैं, उसके बाद में हम उसको बोलते हैं विंटर सेशन। तो तीनों ही जो सेशन है, इस सेशन का जो सबसे पहला वाला सेशन होगा और सबसे पहली जो बैठक होगी, उसी में ही वो प्रेसिडेंट जो है वो एड्रेस करेगा। नेक्स्ट है मोशन ऑफ थैंक्स, एडजॉर्नमेंट मोशन। देखो, एडजॉर्नमेंट मोशन का मतलब ये है कि जब एक तरह से पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स चल रही होती हैं, राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स चल रही होती हैं ना, तो एक पर्टिकुलर मुद्दों के ऊपर उनका ऑलरेडी एक शेड्यूल बना होता है कि ये मुद्दे हैं, इसके ऊपर हमें डिस्कशन करना है, इतना इतना टाइम लेना है, इतने इतने टाइम फ्रेम में हमें चीज़ें करके ख़त्म कर देनी है। ये होता है उनका ऑलरेडी एक शेड्यूल। जब किसी भी मेंबर को ऐसा लगे कि कोई अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है जो उस शेड्यूल में मेंशन नहीं किया गया वो टॉपिक, और उसको डिस्कस करना भी मतलब बहुत ज़रूरी है, अट इम्पॉर्टेंट जिसको बोलते हैं वो है, तो तब उस टाइम पे बाकी जितनी भी प्रोसीडिंग्स हो रही है ना, उसको पेंडिंग रख के, उसको एक तरह से होल्ड रख के, सबका ध्यान एक अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस की तरफ किया जाता है। और उस टाइम पे अगर आपको कोई मैटर लेके आना है, तो उसके लिए आपको ऑब्वियस है कोई मोशन भी लेके आना है। आप एकदम से खड़े हो कैसे तो बोलने नहीं लग जाओगे कि कोई अर्जेंट पब्लिक मैटर आ गया मेरे पास में, तो आप एक मोशन पास करते हो। उस मोशन को बोला जाता है एडजॉर्नमेंट मोशन। एडजॉर्नमेंट मोशन एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइस भी बोल सकते हैं हम इसको, क्योंकि इसी के द्वारा ही आप कोई ऐसा प्रस्ताव लेके आ सकते हैं जो एक्चुअली शेड्यूल में नहीं था, डिस्कस करने वाला नहीं था, लेकिन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस टाइम पे हमारी देश की स्थिति को मतलब सही करने के लिए, या उसकी अर्थव्यवस्था के लिए, या किसी तरीके का भी वो मैटर हो सकता है। और इस मैटर को अगर एक्सेप्ट करना है, स्पीकर के द्वारा इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाता है। और अगर इसको एक्सेप्ट करना है तो मिनिमम 50 मेंबर का इसको पास करना ज़रूरी है। अगर 50 बंदे बोल देते हैं कि भाई यस, हमें भी लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट मैटर है, इसको डिस्कस करना चाहिए,
50 मेंबर्स के पास होने के बाद ही इसको पास माना जाता है, उसके बाद ही इसको पार्लियामेंट में मतलब लोकसभा में आप डिस्कस कर सकते हो। और वंस ये पास हो गया तो उसके बाद में ना इसके ऊपर मिनिमम 2.5 घंटे का डिस्कशन होगा, इससे कम नहीं, 2.5 घंटे तक इसका डिस्कशन होता है। और इसमें कोई आलतू फालतू की बातें नहीं है, ऐसे नहीं है कि कोई ऐसे छोटा मोटा मैटर लेके आ रहे हो आपकी भी। वैसे तो देखा जाए तो ये भी इम्पोर्टेंट ही होता है कि दरख्तों सड़क के आसपास पेड़ काटे जा रहे हैं, तो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन मान लो ऐसा कुछ आ गया तो उसको नहीं मानेंगे कि ये बहुत बहुत ज़्यादा अर्जेंट है। कोई बड़ी अर्थव्यवस्था के रिलेटेड या देश के लॉ एंड ऑर्डर के रिलेटेड कोई चीज़ है तो उसको बोला जाता है। इसको ना एक तरह से सेंसर अगेंस्ट गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं। सेंसर अगेंस्ट गवर्नमेंट का मतलब होता है कि अगर एडजॉर्नमेंट मोशन पास हो गया और इसके ऊपर डिस्कशन हो गया, ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उस टाइम पे हो रही है, उसको क्रिटिसिज्म भी होता है इसमें, तो गवर्नमेंट को गिराया भी जा सकता है अगर एडजॉर्नमेंट मोशन पास हो गया लोकसभा को। यही रीजन है कि राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं होती इसको पास करने की, लोकसभा में ही ये सिर्फ पास किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है उसके बाद एडजॉर्नमेंट ऑफ हाउस। एडजॉर्नमेंट ऑफ हाउस जो होता है वो लोकसभा में स्पीकर के द्वारा किया जाता है और राज्यसभा में ये चेयरमैन के द्वारा किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि देखो जब प्रोसीडिंग्स चल रही होती है ना, पूरा सेशन चल रहा होता है, अब मान लो विंटर सेशन भी खत्म हो गया, ठीक है, विंटर सेशन खत्म होने के बाद कब मिलेंगे दोबारा, नेक्स्ट सेशन अगले साल के साथ मिलेंगे, तब प्रेसिडेंट का एड्रेस भी होगा। तब इस टाइम पे जब ऐसा होता है ना कि अब मीटिंग यहाँ पे भाई बंद कर देते हैं, आज की जो प्रोसीडिंग्स हैं इसको यहीं पे बंद करते हैं, अब नेक्स्ट टाइम नए साल में नए सीजन के साथ नई बैठक के साथ मिलेंगे, उसको बोलते हैं एडजॉर्न सिने डाई। मतलब कि फिलहाल अनलिमिटेड टाइम के लिए हमने जो मीटिंग्स हैं उसको एडजॉर्न कर दिया है, मतलब वहीं पे उसको बंद कर दिया है, होल्ड ऑन कर दिया है, उसको बोला जाता है एडजॉर्नमेंट ऑफ द हाउस। ये किसी भी मतलब पर्टिकुलर डे के लिए भी हो सकता है, किसी भी समय के लिए ये स्पीकर और चेयरमैन कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है एप्रोप्रिएशन बिल। अब देखिए एप्रोप्रिएशन बिल जो होता है ना वो कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत सारे बच्चों को ना समझ में नहीं आता कि एप्रोप्रिएशन, बड़े लंबे टाइम तक मुझे भी ये कंफ्यूजिंग लगा था कि ये क्या चीज़ है, अलग से कोई चीज़ सी आ गई है कि एप्रोप्रिएशन बिल करके। ये कुछ खास नहीं, ये एक तरह से ना फॉर्मल परमिशन जैसे होता है, इसको ऐसे मान लो आप कि एक तरह से फॉर्मल परमिशन होती है। लोकसभा और राज्यसभा पार्लियामेंट से एक फॉर्मल परमिशन लिया जाता है कि भाई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हमें किसी भी एक्सपेंडिचर के लिए पैसे निकालने हैं, तो उस पैसों को निकालने के लिए पार्लियामेंट में एक बिल लाया जाएगा। उस बिल को जब लाया जाता है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई डिस्कशन नहीं होता। इसका रीज़न ये है कि ये हमने डिटेल में डिस्कस भी किया था कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को ही इटसेल्फ जब होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उसमें ऑलरेडी बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स, रेवेन्यूज, सब चीज़ों का डिटेल से डिस्कशन किया जा चुका होता है। तो अभी ये वक्त ऐसा होता है कि भाई हमें बस पैसे निकालने हैं, मतलब जैसे मतलब हमने चेक दे दिया, उसके ऊपर बस साइन कर दो कि अब तो लेने हैं पैसे। अब इससे पहले हम ना डिस्कशन तो घर पे हो चुका है कि किस बात के लिए पैसे बैंक से लेके आने हैं, क्यों लेके आने हैं, ये एक तरीके का बस चेक होता है। ये बिल चेक दिया और सिग्नेचर किए कि अब तो बस पैसे ही लेके आने हैं बैंक से। उससे पहले तो हमने स्ट्रेटेजीज बना चुके हैं कि क्यों लेके आने हैं, क्या करना है, इस पैसों को क्या, ये सारी चीज़ों जैसे हम घर पे करते हैं, ठीक है, वही है एप्रोप्रिएशन बिल। एप्रोप्रिएशन बिल में बस लोकसभा और राज्यसभा जो करते हैं इसको पास कर देते हैं। और एप्रोप्रिएशन बिल जब प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट उसको असेंट दे देता है, उसके बाद बन जाता है एक्ट। जब तक एप्रोप्रिएशन बिल एक्ट नहीं बन जाता तब तक आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मनी नहीं विदड्रॉ कर सकते, तब तक पैसे नहीं निकाल सकते। ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब कि जब तक राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट इसके ऊपर अपने हस्ताक्षर नहीं कर देते हैं तब तक आपके पास, आपके हाथ में मनी नहीं आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रीच ऑफ हो गया बजट। बजट का क्या मतलब होता है? बजट का मतलब होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब कि जितना भी हमारा रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है, जितना हमने एक्सपेंडिचर किया है और जितना अभी हम नेक्स्ट ईयर में, आने वाले साल में एक्सपेंडिचर करने वाले हैं,
किस चीज पे करने वाले हैं, कितनी ग्रांट किसको देने वाले हैं, वो जो स्टेटमेंट होती है डिटेल से, उसको बोला जाता है बजट। ये आई थिंक डिटेल से समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि बजट का हम हमेशा अपने राज्य का बजट, स्टेट का बजट, यूनियन का बजट, वी कीप ऑन वॉचिंग ऑन टीवी की अब ये बजट आ गया, ये वाला बजट आ गया, तो ये हमें चीज़ें पता है। लेकिन आपको जो ध्यान में रखनी है वो चीज़ वो ये रखनी है कि इसका आर्टिकल कौन सा है। इसका आर्टिकल है 112, बजट का आर्टिकल होता है 112। नेक्स्ट है कैबिनेट। कैबिनेट जो होती है ना, वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एक तो होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एक होती है कैबिनेट। कैबिनेट ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से भी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल होता है। कैबिनेट में प्रधानमंत्री जी उन लोगों को, चुनिंदा लोगों को शामिल कर सकते हैं, वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट होते हैं, यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं, जिसको वो लगे कि मुझे ये मेरे मतलब कि बहुत क्लोज और मेरे सलाहकार हैं, और मतलब कभी भी देश के ऊपर कुछ ऐसी इमरजेंसी अगर आ जाए, जब उनको लगे कोई ऐसी अनफोर्सड कंडीशन आ गई है, या फिर कोई वॉर के रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है, या कोई अर्थव्यवस्था के रिलेटेड कोई हमें इकोनॉमिकली एकदम से कोई डिसीजन लेना है, तो उस टाइम पे, या फिर देश की सिक्योरिटी को कोई खतरा है, उस टाइम पे अर्जेंटली कोई डिसीजन लेना है, तो सारी की सारी ना ही तो असेंबली को बैठा सकते हैं, ना ही बहुत सारे ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ना ही सभी को उनको बुला के मीटिंग्स कर सकते हैं, तो कन्वीनियंट नहीं रहता एक तरीके से। तो इसीलिए उन चुनिंदा लोगों की, कॉन्फिडेंशियल प्राइवेट लोगों की एक तरह से कमेटी सी बना ली जाती है, जिसको कैबिनेट बोलते हैं, जिसके साथ आप कोई भी जो डिस्कशन है वो पीएम कर सकते हैं और कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। एट प्रेजेंट आई थिंक 29 मेंबर्स हैं हमारी कैबिनेट में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आगे है सेंसर मोशन। देखिए, सेंसर मोशन का मतलब मैंने आपको जैसे एडजॉर्नमेंट मोशन में भी बताया ना, ये एक तरीके से ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको अगर आपने पास कर दिया ना लोकसभा में, तो गवर्नमेंट गिर सकती है। क्यों? क्योंकि भाई इसमें जो गवर्नमेंट कर रही है ना, जितने भी बिल लेके आ रही है, जितनी पॉलिसीज एक्ट्स लेके आ रही है, जो भी काम कर रही है, आप बेसिकली डायरेक्टली गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे होते हो कि आपने ये सही नहीं किया, ये आपकी पॉलिसी फेल हो गई है, ये मतलब कि लोगों की डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट जो नेशन का है उसमें साथ नहीं दे रही है। तो वो उसमें एक तरह से लेग पुलिंग होता है गवर्नमेंट का सेंसर मोशन में। अगर ये मोशन पास हो गया लोकसभा में, तो मतलब गवर्नमेंट का गिरना तय है। उसके बाद में सेंसर मोशन ना, आप एक चीज और ध्यान में रखना, सेंसर मोशन में किसी इंडिविजुअल मेंबर के अगेंस्ट भी पास किया जा सकता है, या फिर किसी मिनिस्टर के अगेंस्ट भी, मिनिस्टर के अगेंस्ट ही आप लेके आ सकते हो। अगर किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर के अगेंस्ट आपने सेंसर मोशन रखा है, तब उस केस में गवर्नमेंट नहीं गिरेगा। मतलब ये आपको ध्यान में रखना है। सेंसर मोशन गवर्नमेंट तो तभी गिरेगा जब आपको ओवरऑल एडजॉर्नमेंट मोशन की तरह पूरी गवर्नमेंट के अगेंस्ट आपने कोई बिल ला दिया है। नेक्स्ट है सर्चुलरी। सर्चुलरी, ये हाई कोर्ट, अगर आपको ध्यान में हो, याद हो, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रिलेटेड टर्म है। इसका मतलब होता है कि जब देखो इंफीरियर कोर्ट्स जो होती हैं ना, जब हमारी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं, ठीक है, एपलेट्स होती हैं, वो जब अपने लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से, मतलब जिस तरीके से लॉ में दिया है, जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें दी गई हैं, एक नेचुरल जस्टिस के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे होते, और जब हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगे कि भाई ये सही काम नहीं कर रहे हैं, तब उनको एक तरह से डांट लगाते हैं, तो उनको कॉल अप करते हैं, तो उनको एक तरह से बोलते हैं कि भाई मतलब हाँ, ये क्या चल रहा है, मतलब सही से काम क्यों नहीं कर रहे हो, मतलब करना तो ऐसे चाहिए था, ये लॉ बनता है, लेकिन आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो। तो ऐसे उस केस में जो हाई कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है, ये उस कुछ केसेस को अपने हाथ में भी ले सकती है अगर ये चाहे, और ये डांट भी लगा सकती है कि काम ऐसे नहीं करना है, मतलब सही तरीके से, और ये सही तरीका है, इस तरीके से आपको काम करना है। और आपको ये ध्यान में रखना है कि किस किस के अगेंस्ट ये इशू किया जा सकता है। सबसे पहले तो देखो ये है कि ये किसी लीगल अथॉरिटी के अगेंस्ट ही इशू होगा। ऐसा नहीं है कि मैं कोई काम सही नहीं कर रही हूँ तो मुझे कोई हाई कोर्ट बोलेगा भाई ये काम ऐसे करना है आपको, मुझे थोड़ा ना बोल सकता है। वो तो मतलब कि कोर्ट के अगेंस्ट ही इशू कर सकता है, मैं कोई लीगल अथॉरिटी तो हूँ नहीं। तो इस तरीके से ये आगे सारी पॉइंट्स इन्होंने दे रखे हैं, ये आपको एक बार से पढ़ लेना, लेकिन इतना डिटेल में क्वेश्चन आता नहीं है। वैसे हमने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दोनों ही चैप्टर्स में ये डिटेल में देख लिया था। उसके बाद में नेक्स्ट है कंकरेंट लिस्ट। देखो लिस्ट जो है ना, वो 3 प्रकार की होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट
उसके बाद में ये आ गया कंकरेंट लिस्ट। तीनों ही लिस्ट में अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे यूनियन लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जिसके ऊपर सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही, हमारी सेंटर की जो पार्लियामेंट है, वही लॉ बना सकती है। इसी तरीके से स्टेट लिस्ट में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर सिर्फ स्टेट ही अपना लॉ बना सकती है, उसके ऊपर सेंटर नहीं बना सकती। इसी प्रकार से अगर हम देखें कि जो कंकरेंट लिस्ट है ना, उसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर यूनियन भी बना सकती है अपने लॉज और स्टेट भी बना सकती है। उस लिस्ट को हम बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में जो बेसिकली मतलब इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। देखो, सबसे पहला तो है एजुकेशन। हेल्थ यूनियन लिस्ट में आता है। हेल्थ हम बहुत बार कंफ्यूज कर देते हैं कि हेल्थ स्टेट लिस्ट में आता है, हम कंफ्यूज कर देते हैं उसको। एक तो इसमें अभी हम कंकरेंट लिस्ट देख रहे हैं। एक तो है एजुकेशन, उसके बाद में नेक्स्ट है जैसे फॉरेस्ट हो गया, ट्रेड यूनियन हो गए, मैरिजेस हो गए। ये जो चीज़ें हैं ये सारी कंकरेंट लिस्ट में आती हैं। हेल्थ का मैंने जैसे बताया था आपको, ये अभी स्टेट लिस्ट में है, लेकिन इसके ऊपर भी अभी ऐसे चल रहा है कि इसको कंकरेंट लिस्ट में डाल देना चाहिए। ये होगी लिस्ट। उसके बाद में है कंसोलिडेटेड फंड। देखो, फंड भी ना 3 प्रकार के होते हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, उसके बाद होता है पब्लिक फंड। कंसोलिडेटेड फंड वो फंड होता है जिसमें हर प्रकार का जो टैक्स, जो गवर्नमेंट मतलब किसी भी प्रकार का रेवेन्यू जो है वो इकट्ठा करती है, किसी भी कोई भी टैक्स होता है, कस्टम्स होता है, एक्साइज होता है, स्टैम्प्स हो गया, ठीक है, किसी भी तरीके का जो टैक्स है वो आता है। और कोई भी रिसीट्स होती हैं या फिर कोई भी रॉयल्टी जो गवर्नमेंट ने रेवेन्यू के रूप में किसी कंट्री से ली है या फिर किसी भी तरीके से हासिल हुई है उनको, वो सारी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आती हैं। नेक्स्ट है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। भी आगे यहाँ पे दिया हुआ है, हम पहले कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में पीछे जाएंगे। कंटिजेंसी फंड वो फंड होता है जिसमें गवर्नमेंट इस तरीके का बजट अपना रखती है, मतलब मोटा ऐसा पैसा रखती है जिसके बारे में अभी डिक्लेयर्ड नहीं है कि ये पैसा किस चीज़ के लिए है। वो डिक्लेयर कब होता है? वो जब कोई अनफोर्सिन कंडीशन ऐसी पैदा हो जाए देश में। जैसे मान लो कि अभी उत्तराखंड में कुछ समय पहले जैसे बादल फट गया था, ठीक है, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई थी, या फिर कहीं बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया है, या फिर कहीं भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया है, सुनामीज आ गई हैं। तो उस कंडीशन में जो गवर्नमेंट को पता नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को पता है कि ये मतलब नेचर के रिलेटेड चीज़ें हैं, ये कभी भी अनफोर्सिन है, ये कभी भी हादसे मतलब हो सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट एक अलग से मोटा बजट रखती है। तो वो जब जैसे आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर फिर कहीं भी बाढ़ आती है, जब भूकंप आता है, तो मुआयना करने के लिए वहाँ पे जाते हैं। तो फिर जब वहाँ पे वो देखते हैं, देखने के बाद वो बोलते हैं कि ठीक है, हम इस स्टेट को इतना फंड रिलीज कर देते हैं। तो वो जो फंड रिलीज करते हैं वो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से होता है। ये बस आपको इतनी बात ध्यान में रखनी है। उसके बाद में पीछे आके हम देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो सबसे पहले 1947 में प्रपोज की गई थी, और फॉर द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, सबसे पहले 1947 में बनी। उसके बाद में अब हमारी जो पार्लियामेंट होती है, लोकसभा जिसको हम बोलते हैं, लेजिस्लेटिव बॉडी जो है, उसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोल सकते हैं, क्योंकि मेन इनका काम होता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड कोई भी जो बिल है, जो एक्ट है, उसको रिवाइज करना, या फिर नई चीज़ों को लेके आना, टाइम के साथ, मॉडर्निटी के साथ चीज़ों जैसे बदल रही हैं तो उसी हिसाब से पुरानी चीज़ों को चेंज करना। ये सब जो काम होता है कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड, ये अभी के टाइम पे हमारी जो लेजिस्लेटिव बॉडीज़ हैं वही करती हैं। उसमें लोकसभा भी आता है, उसमें राज्यसभा भी आता है, तो उनको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसको नॉर्मली नहीं बोलेंगे, हमेशा नहीं बोलेंगे, हमेशा तो हम उसको पार्लियामेंट बोलते हैं, लोकसभा बोलते हैं। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड पर्टिकुलरली कोई काम हो रहा होता है तो उस टाइम पे उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बोलते हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस कर लिया कंटिजेंसी फंड। नेक्स्ट जैसे आ गया डिबेट। डिबेट क्या होता है कि नॉर्मली जब कोई भी बिल या मोशन आप पार्लियामेंट में लेके आते हो, जब उसके ऊपर डिस्कशन हो रहा होता है तो उसको हम डिबेट बोलते हैं। आगे है डिफेक्शन। देखो, डिफेक्शन क्या होता है कि जब कोई भी बंदा है वो गवर्नमेंट के लिए लॉयल्टी से काम नहीं कर रहा है, जैसे कोई भी मेंबर है, जो कोई भी मिनिस्टर है, वो राज्यसभा में या लोकसभा में जैसे उसकी ड्यूटीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो उसके अगेंस्ट जा रहा है,
उस केस में उसके अगेंस्ट स्पीकर अगर चाहे तो डिफेक्शन डिक्लेयर करता है। डिफेक्शन का मतलब होता है कि स्पीकर अगर चाहे वो बोल देगा कि भाई ये मिनिस्टर है बंदा, जब मेंबर है, अब इससे मेंबर की पावर्स वापस ले लो, तो मेंबर उसको, उसकी जो मेंबरशिप है वो कैंसिल कर दी जाती है। इसके ऊपर ना कुछ 4-5 कंडीशंस हैं जी। जब हमने पार्लियामेंट का चैप्टर पढ़ा था, उस चैप्टर में ये बहुत डिटेल में आया था। तो अगर आपको ये पॉइंट्स देखने हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर ये डिफेक्शन होता है, तो आप पार्लियामेंट में चैप्टर में जाके ये देख सकते हैं। नेक्स्ट है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। देखो, जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, ये दोनों चीज़ों को ना हम इंटरचेंजेबली यूज करते रहते हैं, लेकिन ये दोनों ही चीज़ें ना डिफरेंट हैं। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अलग से है एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जो है वो अलग है। हम समझते हैं। सबसे पहले तो देखो, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, इसका मतलब क्या है? जैसे नाम से ही पता चलता है कि जैसा प्रोसीजर लॉ के द्वारा एस्टैब्लिश कर दिया गया है, वैसे ही स्टेप बाय स्टेप किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं उसके ऊपर वैसे ही लॉ को लगाया जाएगा। अपने मतलब आप कोई नेचुरल जस्टिस कंसीडर हो रहा है, नहीं हो रहा है, आप ऐसी कोई चीज़ नहीं देखते हो कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ये इस लॉ में लिखा है, ऐसी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए और वैसे वैसे आप उसको फॉलो करते हैं। और ये हमने ना जापान से लिया था। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में ना आप ये तो देखते ही हो कि आप लॉ के अकॉर्डिंग जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, लेकिन इसमें आप प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी कंसीडर करते हो। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी कंसीडर करते हो। मतलब कि आपको देखना तो है कि लॉ के अकॉर्डिंग चीज़ें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, कि ठीक है लीगली ये सही भी हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन आपको साथ में ये भी ध्यान में रखना है कि अभी के सिनारियों को देखते हुए कि ये नेचुरली जस्टिफाइड भी है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम बस लगा दे रहे हैं क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है तो हमें वो प्रोसीजर को फॉलो करना है, वैसा नहीं है। जैसे मान लो किसी बंदे के अगेंस्ट अरेस्ट जो वो इशू हो गया है, ठीक है, अरेस्ट वारंट इशू हो गए हैं। अब उस बंदे ने कोर्ट ने इशू कर दिया कि इसको अरेस्ट कर लो। अब उस टाइम पे तो उसका अरेस्ट नहीं होता है, लेकिन सुबह के मान लो वो बंदा हाथ में नहीं आता है, लेकिन जब पता चलता है सुबह के 4 बजे या 5 बजे आप उस टाइम पे उस बंदे को अरेस्ट कर रहे हो, वो बंदा बोल रहा है भाई मैं घर परिवार के साथ, फैमिली के साथ हूँ, सो रहा हूँ, मतलब ठीक है, आप सुबह ही 4-5 बजे आ गए, आप कम से कम 5-6-7 बजे थोड़ा इंतजार कर लेते ना, सुबह भी तो होनी है, कहाँ भाग रहे हैं। तो इस तरीके से मतलब आप थोड़ा सा चीज़ों को उस अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हो, आप जैसे जिस तरीके से रहते हो वैसी चीज़ों को देख के। तो इसको बोलते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस लॉ हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। एक मेन बात जो यहाँ पे दिखनी है कि एट प्रेजेंट इंडिया जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या फॉलो करती है। देखो, मेनका गांधी जो केस हुआ था, मेनका केस से पहले, इससे पहले प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ ही इंडिया इसके अकॉर्डिंग ही काम करता था। लेकिन आफ्टर मेनका केस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर किया गया कि हम अपना स्कोप वाइडन करते हैं और वी विल कंसीडर द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एज वेल। उसके बाद से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी जब भी एज एंड व्हेन नेसेसिटी लगता है तो ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन। देखो, इलेक्शन कमीशन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये क्यों बनाई गई थी? ये पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर्स के, प्रेसिडेंट के एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कंडक्ट करवाने के लिए। ये चार जो है पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, इनके इलेक्शंस कंडक्ट करवाती है। अब देखो यहाँ पे ना बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है एंड बहुत बच्चे इसको गलत करते हैं जब स्टेट एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है। कैसे क्वेश्चन आएगा कि विधानसभा का जो इलेक्शन है वो किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है, फिर ऑप्शन आ जाएंगी, वो साथ में नीचे होगा कि स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब विधानसभा है, स्टेट के इलेक्शंस हैं, तो सभी के दिमाग में यही आएगा कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है इस इलेक्शंस को कंडक्ट करवाता है, लेकिन ये गलत हो जाता है। इसको भी इलेक्शन कमीशन, जो सेंटर का यूनियन इलेक्शन कमीशन है, ये कंडक्ट करवाता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन का क्या काम है? स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो पंचायत की इलेक्शंस को कंडक्ट करवाता है। पंचायत के जितने भी इलेक्शंस होते हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम देखें हेबियस कॉर्पस जुडिशियल रिव्यू। देखो, जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब है? ये भी ज़्यादातर बच्चों को ना कंफ्यूजिंग लगती है टर्म। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जब भी चाहे
जो भी एक्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स या फिर स्टैट्यूज या कोई भी बिल या कोई भी मोशन या फिर कोई भी लॉ जो कि भले स्टेट ने बनाया है, भले वो यूनियन ने बनाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, अगर उसको लगे कि ये सही नहीं है, लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है, ये जस्टिफाइड नहीं है, तो उसके ऊपर वो जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस केस को अपने पास लेके खुद ओपन कर सकती है और बोल सकती है कि ये चीज़ें जो हैं, जो आपने ये बिल में डिक्लेयर की हैं, जो आपने एक्ट बना दिया है, ये सही नहीं है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल और या फिर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। मतलब ये हर्डल्स आगे जाके बन सकते हैं, तो उसको चेंज किया जा सकता है। और एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जुडिशियल रिव्यू अपनी खुद की पुरानी किसी जजमेंट को भी ओपन कर सकता है। मतलब जैसे कोई पुरानी जजमेंट मान लो दी है सुप्रीम कोर्ट ने, किसी मान लो कि 1919 में कोई जजमेंट हुई थी, लेकिन अभी में फिर से उसके रिलेटेड कोई केस आ गया, तो ये खुद का भी केस ओपन करके उसके ऊपर भी चीज़ों को चेंज करके दोबारा से बोल सकता है कि भाई ऐसे नहीं, अब चीज़ें ऐसे होनी चाहिए। उसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। आगे देख लेते हैं इम्पोर्टेंट प्राइवी पर्स। देखिए ये चीज़ जो है ना, ये जो टर्म है, ये आजकल ना कहीं भी वैसे मिलती नहीं है, कहीं यूज़ नहीं होती, लेकिन स्टेट वालों को कोई भरोसा नहीं है, कहीं पूछ सकते हैं। ये आपको ना प्राइवेट पर्स जो है, ये आपको आई थिंक 9th या 10th क्लास की एनसीईआरटी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो सोशियोलॉजी की आई थिंक एनसीईआरटी है, या उसमें कहीं तो ये है, मैंने कहीं किसी एनसीईआरटी में ये काफ़ी डिटेल में दिया हुआ था। इसको हम एक बार देख लेते हैं, इसके आने के चांसेस वैसे कम है। देखो क्या है कि जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, इंडिपेंडेंस के टाइम पे बहुत सारे राज्य ऐसे थे जिन्होंने मना कर दिया था इंडिया में शामिल होने से, क्योंकि बहुत सारी रियासतें थी, जैसे निज़ाम की रियासत, हैदराबाद का जो निज़ाम था उनकी रियासत थी, जूनागढ़ की रियासत थी, ऐसी कश्मीर की हो गई, हरियाणा की, हर एक स्टेट की, भोपाल की हो गई, ठीक है। बहुत सारी रियासतें हमारे इंडिया मतलब टुकड़ों में बटा हुआ था, जो राजा लोग थे उनके अंडर था। जब देश आज़ाद हो गया तो अब इन लोगों को सभी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर तो आना ही है, अपना सब कुछ सौंपना तो पड़ेगा ही इनको। लेकिन अब इनको भी ऐसे हो रही थी ना, दिक्कत हो रही थी कि भाई हमारा इतना राज भाग है, हम इतनी शौक से, लग्जरी से, इतना हमारा लग्जूरियस लाइफस्टाइल उस टाइम पे इनका हुआ करता था, हमारे बड़े बड़े महल हैं, घोड़े हैं, हम एकदम से अपनी इतनी सारी प्रॉपर्टी चीज़ें गवर्नमेंट को कैसे दे दें। मतलब वो जैसे होता है ना, खुद को एक तरह से वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी नहीं है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ये बात को समझती थी, तो इंदिरा गांधी के टाइम पे ऐसे हुआ था कि उन्होंने बोला कि इन सब को ले लो, मतलब अपने अंदर शामिल तो करना ही है, लेकिन इनके साथ में ना एक कंपनसेशन कर लेते हैं। कंपनसेशन मतलब कि इनको एक फिक्स टर्म दे देते हैं कि भाई ठीक है, ये आपका जो किला है, जैसे अब भी हम, आपने देखा होगा, हम कोई किला या कोई राज्य महल देखने जाते हैं तो ऐसे होता है कि हम बोलते हैं कि ये चित्तौड़गढ़ का किला था, ये उनका किला है, लेकिन हम बोलते हैं कि अभी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है। तो भाई कोई तो कीमत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी चुकाई होगी ना, तभी उनकी फैमिली ने हमें वो दिया होगा। तो वो जो कंपनसेशन था दोनों की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो वो किंग लोग थे, पुराने फैमिलीज, रॉयल फैमिलीज थी, जो दिया था, उस कंपनसेशन को, उस टर्म को, फिक्स जो टर्म था, उनको सम था, उनको बोलते हैं प्राइवेट पर्स। ये कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि ये कहीं कवर हुआ नहीं इससे पहले पूरी लूसेंट में, तो मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट इज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब क्या है? ये तो हमने अभी भी डिस्कस किया है ना, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये हमने जापान से लिया था। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि मेनका केस से पहले हम प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के अकॉर्डिंग चलते थे, लेकिन अब हम चलते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोल दिया है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन आर। ये देख लेते हैं क्वेश्चन आर। अब देखो हमारा जो प्रोसीडिंग्स है ना, ये पार्लियामेंट में पार्लियामेंट के रिलेटेड है, जब जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं उसके रिलेटेड है, लोकसभा और राज्यसभा की, अगर आपको एकदम से ध्यान में ना आ रहा हो। क्वेश्चन आर का मतलब होता है कि जब जैसे पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग चल रही है, लोकसभा का चल रहा है, तो उसमें ना मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि एक फिक्स शेड्यूल होता है कि भाई पहले ये चीज़ें डिस्कस होंगी, उसके बाद ये बिल आएगा, ये मोशन आएगा, उसके बाद में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, उसके बाद में हमें बिल को पास करना है, कौन कौन से स्टेप से होकर बिल पास होगा, उसके बाद में कैसे हमें इसको सेशन को एंड करना है।
तो ऐसे ही एक जो बीच में इन्होंने टाइम रखा होता है उसको बोलते हैं क्वेश्चन आवर। उस वो फिक्स टाइम में ही अगर किसी को क्वेश्चन पूछना है किसी बिल के रिलेटेड या फिर किसी मोशन के रिलेटेड या फिर ओरली क्वेश्चन पूछना है या रिटर्न में पूछना है, ये भी डिफरेंस होते हैं। ये हमने पार्लियामेंट में डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर में, जाके आप डिटेल से वहां देख सकते हो। तो वो क्वेश्चन आवर में हम करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट टर्म्स जो है, नेक्स्ट इज रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि भाई जो लॉ है ना वो सुप्रीम है, मतलब लॉ की ही चलेगी। लॉ के सामने, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि कानून की आंख के सामने सभी बराबर हैं, और इसका मतलब इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन है उसका मतलब है रूल ऑफ लॉ। सभी का इक्वली अगर कोई केस है, मतलब आप कोई ए बंदा है उसका भी सेम केस है वो इसके पास लेके गया, और बी बंदा है उसका भी सेम केस है वो इसके पास लेके गया, तो सभी को सेम चीज के लिए सेम सा ही जस्टिस मिलेगा। जैसे अभी आपको सिलेक्शन करवाना है, अगर एग्जाम में आपको सिलेक्शन के लिए बैठना है तो जैसा आपको एग्जाम देके जो प्रोसेस आपके लिए है कि आप जाओगे, आपका एडमिट कार्ड आएगा, इशू होगा आपको एडमिट कार्ड, उसके बाद में एग्जाम लिखना है और ये कट ऑफ है जो क्वालिफाई करनी है, उसके बाद ही आप एग्जाम मतलब आपको वो पोस्ट मिल जाएगी। वैसा ही जो प्रोसीजर है वही आपकी जो बी फ्रेंड है, जो सी फ्रेंड है, उसके लिए भी है, किसी के लिए अलग नहीं। वो अलग बात है कि करप्शन हो रहा है, वो हो रहा है तो एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं, हम वहीं के वहीं बैठे हैं, लेकिन कानून की आंख में सभी को बराबर इक्वली ट्रीट किया जाएगा। प्रोसेस सबके लिए सेम है, किसी की आर्बिट्रेरी पावर या किसी का इन्फ्लुएंस कहीं काम नहीं करेगा। इसका मतलब ये है। उसके बाद में नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ये तो हमने देख लिया। इस जीरो ये इसी के साथ में ये हम सेशन यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि कुछ ज़्यादातर इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने देख ही लिए हैं, कुछ बचा है नहीं, और आगे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, वो आप एकदम से देख लेना। कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो था वो हमने अब तक देख लिया है। तो आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, मतलब हमने सारी जो लूसेंट है वो कवर कर लिया इसके साथ में। अभी नेक्स्ट हम बहुत जल्दी करंट अफेयर्स के टॉपिक्स के साथ में दोबारा से मिलेंगे। तो आज का सेशन यहीं तक है। थैंक यू वेरी मच।